हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर मैथ्स के एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमने अपने पिछले टॉपिक में भाग विधि से वर्गमूल करना सिखाया था और उससे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार किया जाता है वो सिखाया था। आज हम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या पद्धति टॉपिक लेंगे जिसे इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहता है। यदि आपको संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपका अधिक समय न लेते हुए मैं इस आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। संख्या पद्धति में अपन सबसे पहले कहें नंबर सिस्टम, तो नंबर क्या होते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँ नंबर की। यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ x और y। मान लीजिए x और y क्या है, नंबर है, अर्थात यहाँ मैं कहूँ तो डिजिट है। ये डिजिट है और डिजिट मिलकर ही नंबर बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। अंक मिलकर ही संख्या बनाते हैं। तो ये x और y मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अंक है। अब x और y का यहाँ मान क्या है ये अपने को पता नहीं है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई संख्या ले लूँ 87। यहाँ पे आपको संख्या दिख रही है 87 ली है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो 7 इकाई है और 8 क्या है, दाई का अंक है। आपने बचपन में पढ़ा होगा इकाई दाई सैकड़ा, तो ये इकाई का अंक और ये दाई का अंक। अब 7 को तो मैं 7 लिख सकता हूँ, 7 को तो मैं 7 लिख सकता हूँ, लेकिन 8 को मैं 8 की जगह 80 लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, ये देखिए, ये इकाई का अंक है। इकाई का अंक जैसा है वैसा आप लिख सकते हैं 7, लेकिन दाई के अंक इकाई दाई, दाई का मतलब क्या होता है 10 गुना। तो 8 का 10 गुना कितना होता है 80। अपन ये कह सकते हैं 8 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 1। बात समझ में आई आपके कि भाई 8 गुणा 10 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इकाई दाई ये दाई पे है तो ये 10 गुना है। 8 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 1 क्यों लिखा, क्योंकि इकाई है, अकेला अंक है तो 1 से गुणा कर दो, वही मान रहेगा। 7 गुणा 1 7 ही रहेगा। तो 8 गुणा 10 करे तो 80 प्लस 7 गुणा 1 करे तो 7 बराबर ये हो जाएगा 87। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है इकाई दाई सैकड़ा, दाई ओर से बाईं ओर अपन संख्याओं में बढ़ते हैं इकाई दाई सैकड़ा, तो संख्या अपने 10 गुना मान क्या होती है, बढ़ती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। और जब अपन हजार फिर सैकड़ा फिर दाई इकाई इस तरह बढ़ते हैं तो वापस इनका 10 से डिविजिबल होती है, मतलब भाग होता है। और अपन दाई ओर से बाईं ओर बढ़ते हैं संख्याओं को इकाई दाई सैकड़ा में तो 10 गुना बढ़ती है। जैसे कि ये इकाई थी तो यहाँ दाई हो गया, दाई के बाद यहाँ क्या आता सैकड़ा। भाई इकाई 1 का 10 गुना, यहाँ पे 10 दाई का सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, तो 10 का 100 कितना होगा 10 गुना होगा। 10 का 10 गुना 100 होता है तो यहाँ सैकड़ा आता, फिर 1000, 100 का 10 गुना 1000 होता है। इस प्रकार ये संख्या ये आगे बढ़ती रहती है। तो देखिए यदि यहाँ पे मैं कहूँ तो ये क्या है, इकाई का अंक है और ये क्या है, दाई का अंक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10x प्लस y। कैसे हुए, ये इकाई था ये दाई था, x दाई का मतलब क्या है, x गुणा अपन 10 लिख सकते हैं प्लस y का y। 10 का गुणा x से होगा तो 10x और प्लस का y, ठीक है। y अकेला है ना, इकाई का अंक, इसलिए y, और ये दाई का था तो 10 गुणा x तो 10x हो गए, ठीक है। इस प्रकार अपन संख्याओं को समझ सकते हैं। तो संख्याओं के बारे में भी अपन आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक चीजों का नॉलेज होना अपने बहुत जरूरी है। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 527। अब देखिए आपने छोटी कक्षाओं में जरूर पढ़ा होगा स्थानीय मान। अब यहाँ यदि मैं कहूँ कि 5 का स्थानीय मान, तो आप कहेंगे 5 के पीछे 2 अंक है, यहाँ पे 5 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 500 हो गए। तो आपको किस प्रकार करना है, 5 गुणा 100 बराबर 500। कैसे, ये इकाई का अंक, ये दाई का और ये सैकड़ा का। सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो 5 का गुणा आप 100 से कीजिए 500। यहाँ पे 5 का मान क्या है 500। यदि अपन संख्याओं को विस्तारित रूप करें तो 500 प्लस 20 प्लस 7 इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। 7 तो 7 है यहाँ पे, और 2 का गुणा अभी बताया था, 2 क्या यहाँ पे दाई पे है तो 2 का 10 से गुणा करते तो 20 होता है, तो और 5 है जो सैकड़ा पे है तो 100 से गुणा किया। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। यदि यहाँ 5 का स्थानीय मान है, देखिए स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोला जाता है। यदि यहाँ पे आ जाए कि शुद्ध मान, यहाँ पे यदि आ जाए कि 7 का शुद्ध मान क्या है,
यदि 7 का आपको शुद्ध मान पूछा जाता है, हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता है, स्थानीय मान पूछा जाता है, इसका मतलब होता है आंतरिक मान पूछ रहे हैं। कैसा मान पूछ रहे हैं? आंतरिक मान, अंदर का मान, 5 किस स्थान पे है और 5 की वैल्यू क्या है। ठीक है, यदि आपको स्थानीय मान पूछा जाता है तो यदि आपको स्थानीय मान की जगह यहाँ पे शुद्ध मान पूछा जाता है, शुद्ध मान को इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। यहाँ पे लिख देते हैं शुद्ध मान को फेस वैल्यू। अब देखिए फेस से आप समझ जाइए, फेस का मतलब क्या होता है? शकल। अब इसकी शकल क्या है? 7 है ना, तो ये 7 ही रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि शुद्ध मान जो अंक है वही रहता है, ध्यान रखना। 7 का शुद्ध मान 7 ही होगा, 2 का शुद्ध मान 2 होगा, 5 का शुद्ध मान 2 होगा, अर्थात फेस वैल्यू। तो फेस से ध्यान रखना है, जो इनका फेस है, शकल है, वही इनकी वैल्यू है, ध्यान रखना इस बात का। यदि मान लीजिए स्थानीय मान में कभी कभार 0 आ जाता है कि 0, यहां मान लीजिए यहाँ पे 0 होता और पूछ लेते कि 0 का यहाँ पे स्थानीय मान, तो हमेशा ध्यान रखना 0 का स्थानीय मान सदैव 0 होता है। तो ऐसी बातें आपको छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि छोटी चीजों पर अपन ध्यान नहीं देते हैं और यही अवश्य गलत हो जाती है। तो आपको इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। अब अपन संख्याओं की ओर आपको ले चलते हैं कि संख्याएं किस प्रकार की, कौन कौन सी संख्याएं होती है। आपने संख्याओं के बारे में अवश्य सुना होगा कि प्राकृत संख्याएं, भाज्य, अभाज्य, विषम। तो इस प्रकार की संख्याओं की डेफिनेशन और किस प्रकार इन्हें बोला जाता है, लिखा जाता है, यह सब आपको आज समझाएंगे। सबसे पहले अपन संख्या ले लें, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या अपन ने नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले ली है, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। इंग्लिश में भी आप ध्यान रखें ताकि कभी कभार इंग्लिश में कहीं लिखा हो तो आप आसानी से समझ सकें। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब इन्हें अपन n से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है n से। क्यों? n का मतलब नेचुरल नंबर है, तो n से आप लिख सकते हैं। यहां से 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 इसी प्रकार आगे चलती रहेगी, और यहां लगा सकते हैं इन्फिनेट। ये है इन्फिनेट, ठीक है। आप इसे इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक। अब ये संख्याएं अनंत तक चलती रहेगी, तो इस सिंबल का मतलब होता है कि अनंत तक संख्याएं क्या है? चल रही है, ठीक है। तो देखिए प्राकृत संख्या की अपन डेफिनेशन पर एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे प्राकृत संख्या, अर्थात जो गिनती की संख्या है, अपन कह सकते हैं वे संख्याएं जिनसे अपन वस्तुएं गिन सकते हैं वो क्या है? प्राकृत संख्या है। 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्या है। इस प्रकार अपन प्राकृत संख्या को समझ गए हैं कि जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है उन्हें अपन क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। इन्हें इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इस बात को तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। इससे आगे अपन लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में नाम याद रखें, आपको आसानी होगी। पूर्ण संख्याएं होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या, यहाँ पे पूर्ण से पता चल रहा है कि सभी संख्या पूर्ण संख्याएं। तो देखिए यहां अपन ने देखा 1 से शुरू हो रही है। अब अपन यहां देखेंगे कि वे संख्याएं जो 0 या 0 से शुरू होकर
अनंत तक चलती रहती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात ये संख्याएं अपन एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, W से डिनोट कर सकते हो आप इसे। ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और इस प्रकार इन्फिनिटी यानी अनंत तक चलती रहती है। देखिए पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती रहती है उसे पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब सभी संख्याएं आ गई इसके अंदर, तो ये पूर्ण संख्या। अब आप देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें भाई 0 नहीं है, ये 1 से स्टार्ट हो रही है और ये 0 से स्टार्ट हो रही है। इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं की, इसकी डेफिनेशन यदि आप अलग लिखना चाहते हैं, इससे अलग हटके लिखना चाहते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ दिया जाए तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। बात समझ में आ गई आपको? ये क्या था, ये प्राकृत संख्याओं का समूह है, 1 से चलकर अनंत तक चल रही है संख्याएं, और यदि इनके साथ में यहाँ 0 जोड़ दूं तो ये संख्या किस प्रकार की हो जाएगी, पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्याएं हो जाएगी। इस प्रकार अपन समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो इस बात का आपको ध्यान हो गया होगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ये 1 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक जा रही है, ये 0 से स्टार्ट हो रही है अनंत तक जा रही है, और इनके समूह में यदि 0 को जोड़ दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है, कॉमन बातें आएगी इस प्रकार की। चलिए अपन आगे और भी संख्या लेते हैं, इनसे आगे और भी संख्याएं हैं कुछ। पूर्णांक, आपने बहुत बार सुना होगा कि पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। चलो पूर्णांक क्या होते हैं, अपन ने सबसे पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का अर्थात देखिए, पूर्णांक संख्या को मैं यदि इस प्रकार बोल दूं कि वे संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। लेकिन मैं इससे अलग और परिभाषाएं लिखूं तो मैं ये परिभाषा लिख सकता हूं कि पूर्ण संख्याओं की पूर्ण संख्याओं के साथ यदि पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक का मतलब यहां पे माइनस से है, ठीक है, माइनस जिनका साइन होता है उनसे है। पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, यदि मैं यहां से लिखूं ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसको समझते हैं कि है क्या पूर्णांक संख्या या पूर्णांक कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए पूर्ण संख्याओं के साथ, अब पूर्ण संख्याएं कौन सी थी, ये वाली थी, कौन सी, 0 से चल के अनंत तक। पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्या, अब आपको सबको पता है कि ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है, जिन संख्याओं के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है वो संख्याएं होती है धनात्मक, अर्थात जोड़ चिन्ह वाली। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब जिन संख्याओं के आगे चिन्ह माइनस का लगा, ये ऋणात्मक। आगे चिन्ह नहीं है इसका मतलब ये संख्या धनात्मक है, आगे चिन्ह माइनस का है इसका मतलब ये ऋणात्मक है। तो पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्या ये रही, इनके साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, ऋणात्मक कौन सी, ये वाली संख्या, इनको यदि शामिल कर दिया जाए तो ये संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। अब आप
आप सोचिए कि ये माइनस की संख्या है, पूर्ण संख्याओं के साथ अपन शामिल कर दें, इंक्लूड कर दें, तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। आप ये कह सकते हो कि ऋणात्मक इन्फिनिटी से लेकर धनात्मक इन्फिनिटी तक जो संख्याएं चलती है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। या ये भी बोल सकते हैं कि धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को जिनको लिख सकते हैं इस रूप में, उस संख्या को आप पूर्णांक कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन आप इस डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी कि पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। चलिए आपको पूर्णांक, अब देखिए आपको जीरो के बारे में थोड़ा बहुत विचार होगा कि क्या जीरो पूर्णांक में है या नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीरो ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं ना तो ऋण पूर्णांक है ना ही धन पूर्णांक है, इस बात का ध्यान रखना है। जीरो हमेशा एक परिमेय संख्या है। यदि पूछा जाता है क्या जीरो सम है या विषम है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जीरो जो संख्या है ये सम संख्या है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक होती है, लेकिन अपन इन पर विचार नहीं करते हैं। चलिए आगे और एग्जांपल लेते हैं। अपन ने प्राकृत संख्या पढ़ ली है, पूर्ण संख्या पढ़ ली है, पूर्णांक संख्या पढ़ ली है। अब अपन पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्याएं, ठीक है, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर्स। अब देखिए सम संख्याएं क्या होती है, बहुत ही आसान है और आप सबको आता है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः भाजित हो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो देखिए अपन सम संख्या की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, इसी तरह चलता रहेगी। चलिए सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर किसे कहते हैं कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः भाज्य हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। आप अब सामान्य रूप से समझ लीजिए कि वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो वो संख्याएं सम संख्या अर्थात इवन नंबर जिसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना है कि जो अपन ने डेफिनेशन लिखी है उसके अनुसार ही अपना एग्जाम्पल लिख रहे हैं। यहाँ पे जो आपको उदाहरण दे रहे हैं कि ये संख्या इस प्रकार होती है, तो आपको जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है ये उसके अनुसार ही ये है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि वो संख्याएं जो दो से जिनमें सबका भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या है। तो यहाँ देखिए 2, 4, 6, 8 इनमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा तभी ये संख्याएं सम संख्याएं होगी। तो आप सामान्य कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरा जाता हो उसे सम संख्याएं कहते हैं। और परिभाषा के तौर पे आप लैंग्वेज में इस प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए सम संख्या हो गई, इसके बाद अपन लेंगे विषम संख्या। विषम संख्या को आप इंग्लिश में बोलोगे ऑड नंबर। चलिए विषम संख्या सम संख्या है, इसका उल्टा विपरीत है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः भाज्य नहीं हो, ठीक है, वे विषम संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः भाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहते हैं। एक बार आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं फिर अपन डेफिनेशन को और अच्छे से समझेंगे।
डेफिनेशन में लिखा है कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहलाती है। तो जिसके अंदर 2 का भाग जा रहा है वो सम है, और जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा वो विषम है। तो अपन सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1, 3, 5, 7, इस प्रकार आप लिखते चलेंगे। जो विषम संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वो विषम संख्या है। तो आप इस परिभाषा और एग्जाम्पल दोनों को समझ गए होंगे कि किस प्रकार मैंने विषम संख्या की परिभाषा लिखी है और एग्जाम्पल कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं हो, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो। अब अपन और आगे संख्याएं लेते हैं। सम, विषम, पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ये तो हो गई है। अब अपन लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, इन्हें आप कह सकते हो कंपोजिट नंबर। इन्हें अपन कह सकते हैं भाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलोगे आप कंपोजिट नंबर। तो देखिए इनकी डेफिनेशन लिखते हैं कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित, अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अभी अपन इसको समझते हैं, एग्जाम्पल पहले दे देते हैं आपको। भाज्य संख्याएं, पहले अपन डेफिनेशन को पढ़ेंगे फिर एग्जाम्पल लिखेंगे कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं, एक का भी भाग जाएगा, स्वयं का भी जाएगा और उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी उसे भाज्य संख्या। क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ? 1 में 1 का भाग जा रहा है, ठीक है, स्वयं का तो जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, इसके अलावा किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा है। चलिए काट दो। 2, मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ। 2 में देखो 1 का भाग जा रहा है, ठीक है, स्वयं का जा रहा है, इसके अलावा किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो काट दें। चलो काट देते। अब मैं 3 लिख देता हूँ, ठीक है, 3। अब मैंने 3 को लिखा, 1 का व स्वयं का, 1 का जा रहा है, 3 के अंदर जा रहा है, स्वयं का जा रहा है, इसके अलावा किसी का जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इसको भी काट दें। इसका मतलब 1, 2 और 3 तो अपने क्या है? भाज्य संख्या है नहीं। इनको पहले ही आप क्या कर दो? रिमूव कर दो यहाँ से। तो इसका मतलब 4 है। क्या 4 पे ये डेफिनेशन सेट हो रही है? वे संख्या 1 से विभाजित हो रही है, ठीक है, स्वयं से हो रही है, इसके अलावा 2 से भी हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें 3 संख्याओं का भाग जा रहा है। कह सकते हैं अपन अलावा अन्य संख्याओं से, अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो अपन कह सकते हैं 4, ठीक है। फिर आप 5 नहीं लिखोगे, 6, फिर 8, फिर 10, इस प्रकार आप क्या करोगे? लिखते चले जाओगे। और इस प्रकार आप आगे और भी संख्याएं लिखोगे जो अन्य से, स्वयं से और 1 से विभाजित होती हो, अर्थात डिविजिबल होती हो, ठीक है। तो भाज्य संख्या को आप समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे से समझे हैं ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब भाज्य संख्या के बाद इसका उल्टा अपन लेंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं, आप इसे इंग्लिश में बोलोगे प्राइम नंबर्स। अब देखिए अभाज्य संख्या, इसमें था कि वे संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, और अभाज्य संख्या में कि वे संख्याएं जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अपन यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती हो या होती है, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती है उसे
अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो एक तथा शून्य से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। एक तथा शून्य से, अब आप मान लीजिए यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ, ठीक है, क्या एक से शून्य से तो विभाजित हो रहा है। वे संख्या है जो एक तथा शून्य से, एक से हो रहा है शून्य से। अब यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये शून्य से हो रहा है एक नहीं, यहाँ पे अपन एक से हो रहा है शून्य, इस तरह नहीं मान सकते। आप मानेंगे कि ये क्या है, ये एक को आप ये मान सकते हैं कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये अंक है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? 2। फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5, फिर 7, फिर 11। इस प्रकार आप लिखते चले जाएंगे कि अभाज्य संख्या एक तथा शून्य से विभाजित होती है। डेफिनेशन जो कह रही है, ये देखिए, आप 2 को देख लीजिए, ये 1 का भाग जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। ठीक है, 3 में देखिए 1 का भी भाग जाता है और 3 खुद का भी जाता है। 5 को देख लीजिए, 7 को देख लीजिए, 11 को देख लीजिए, इनकी शक्लें देख लीजिए, इन सब में 1 का और शून्य का ही भाग जाता है, अन्य किसी का भाग नहीं जाता है। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो ध्यान में रखनी है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यदि बात करें 2 की, तो 2 एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है। इस बात का ध्यान रखना है कि 2 सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। हमेशा 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इस तरह आप याद रख लीजिए, आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या के बाद अपन कुछ और संख्याओं की बात करते हैं, तो मैं इसे साफ कर देता हूँ। अब अपन बात करेंगे कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, भाज्य अभाज्य की बात कर ली है, अब बात करेंगे सह अभाज्य संख्या। पढ़ा होगा आपने कहीं सह अभाज्य संख्या, इसे इंग्लिश में कम प्राइम नंबर बोला जाता है। चलिए, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कोई 2 प्राकृत संख्याओं का समूह है। कोई 2 क्या है? प्राकृत संख्याओं का समूह है और जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात कह सकते हैं HCF क्या हो, 1 प्राप्त होता हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिखता हूँ, 2 प्राकृत संख्याओं का समूह जिसका उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन कह सकते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त होता हो, केवल 1 ध्यान रखना है, गुणनखंड 1 प्राप्त होता हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अर्थात मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। 7 और 11 लिख दूँ, इनका अपन HCF करेंगे तो कॉमन कोई संख्या नहीं आएगी। तो कॉमन संख्याएं किसी की नहीं आती है HCF करने पर, तो उनका मान अपन 1 मानते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं 4, 5, 6 और 7,
इस प्रकार मैंने संख्याएं लिखी। तो आपको एक डेफिनेशन ये है कि दो प्राकृत संख्याओं का समूह जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 प्राप्त होता हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनका HCF 1 प्राप्त होता हो उसे भी क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनका HCF 1 प्राप्त होता हो, ठीक है, उन्हें भी अपन क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या। और ये अच्छी डेफिनेशन है, आप इसे याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपन ये मान सकते हैं कोई भी संख्या यहाँ पे, और एक बात ध्यान रखने की, लगातार दो लगातार संख्याएं हमेशा क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से याद करना कि दो लगातार संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना कि कोई दो लगातार संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती है। यहाँ पे देखिए 4 और 5 ये दो लगातार है और सहअभाज्य संख्या, 6 7 ये भी सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए 7 और 11 इनका यदि अपन क्या करें, HCF निकालें, तो इनका HCF में क्या है कि HCF कॉमन कोई संख्या नहीं आएगी तो HCF अपन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन HCF क्या मानेंगे, जिन संख्याओं का कॉमन उभयनिष्ठ कोई संख्या प्राप्त नहीं होती तो वहाँ अपन 1 मानते हैं। तो जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होगी। अब यदि अपन 4 और 8 लिख दें, अब आप देखो किसी ये एक ही टेबल से कट रही है, 2 से ही कट रहे हैं, ये 2 से कट रहे हैं, तो ये सहअभाज्य नहीं है। इस प्रकार जो एक ही टेबल से नहीं कटे अर्थात जिनका HCF 1 आए वो संख्याएं सहअभाज्य। तो सहअभाज्य के बारे में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सहअभाज्य हो गई है। इसके बाद अपन और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। और ध्यान रखना कि उभयनिष्ठ, यदि कहीं उभयनिष्ठ आता है इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है। अब अपन इंपॉर्टेंट है जो 8th क्लास के लिए पहला ही चैप्टर होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है रैशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या को अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इनमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती है वो ध्यान रखना है। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं परिमेय संख्या अर्थात रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए इनमें ध्यान रखना है जो P और Q आई है ना, ये P व Q दोनों पूर्णांक होंगे। P व Q दोनों पूर्णांक होंगे। पूर्णांक की अभी परिभाषा बताई थी, धनात्मक और ऋणात्मक जिनको लिख सकते हैं जिन संख्याओं को वो पूर्णांक कहलाते हैं। तो P व Q दोनों पूर्णांक हो गए। आप लिख सकते हो -4/5, ये भी क्या है P/Q के रूप में है, तो अपन वो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है कि 0 एक परिमेय संख्या है, कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है, ये पहले भी बात बताई थी, ठीक है। और एक बात ध्यान रख लो कि सभी भिन्न परिमेय होती है, सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती है,
ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है, क्योंकि भिन्न को तो अपन 3/4 8/3 इस प्रकार लिखते हैं, तो वो भी क्या होती है P/Q के रूप में होती है। तो जो भी भिन्न होगी वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ये अपन समझ सकते हैं। दूसरी बात है 0 एक परिमेय संख्या है, ये अपन पहले भी बता सकते हैं, और 0 एक सम संख्या भी है। P व Q दोनों पूर्णांक होंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है P Q दोनों पूर्णांक तो होंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि Q = नॉट 0, ठीक है। ये अब Q कभी 0 नहीं होगा। अपन ये नहीं कह सकते कि 3/0 ये एक परिमेय संख्या है, नहीं ये परिमेय संख्या, ठीक है। आप 0/1 लिख लीजिए, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन Q = नॉट 0, ठीक है। इसका मतलब है ये बराबर नहीं है, ठीक है, 0। तो आप Q को कभी 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल लिख समझे तो 2/3 -4/3 इस प्रकार लिख सकते हैं। जो भी पूर्ण संख्या है, जो भी पूर्ण संख्या अभी अपन ने पढ़ी कि यहाँ पे 0 1 2 3 इस प्रकार, फिर -1 फिर -2 फिर -3 इस प्रकार आगे चल रही थी। अब अपन ने क्या कहा कि P Q दोनों पूर्णांक हो गए। अब इन सभी के नीचे यदि बट्टे में मैं 1 लगा दूं तो ये सभी क्या बन जाएगी, परिमेय संख्याएं बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि Q अर्थात यहाँ पे अपन कह सकते हैं Q हर में, तो हर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बात आपको परिमेय संख्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखनी। और सभी भिन्न संख्याएं परिमेय होती है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब परिमेय संख्या हो गई, तो अपन सबसे अंतिम अपना टॉपिक यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, ताकि संख्याएं सभी क्लियर हो जाए। अपरिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, उसका उल्टा जो परिमेय संख्या में पढ़ा अपन ने उससे उल्टा लिख लीजिए। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के आप रूप में ये लिख लीजिए, √3 √5 √7। अब देखिए अपन कह रहे हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें अपन अपरिमेय संख्याएं तो कह रहे हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है कि वे संख्याएं जिन्हें अपन रूढ़ से मुक्त नहीं कर सकते। किससे मुक्त नहीं कर सकते, ये जो ऊपर है रूढ़, इससे मुक्त नहीं कर सकते, तो वे संख्याएं क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी, जिनको अपना रूढ़ से मुक्त नहीं कर सकते। यदि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे इस रूप में लिख दूँ √49, तो अपन √49 लिखा है, तो इसका अपन कहेंगे मान क्या है, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 7। ठीक है, और इस 7 के यदि बट्टे में मैं 1 लगा दूँ तो ये परिमेय संख्या बन गई। तो ये क्या है, ये रूढ़ से मुक्त हो रही है, लेकिन ये रूढ़ से मुक्त नहीं होगी। √3 √5 √7, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे अपन √25 लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, इसका, और 5 बटे अपन 1 कर सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन सकती है। ठीक है, ये रूढ़ से मुक्त नहीं होगी, और रूढ़ से मुक्त नहीं होने वाली संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, जिनको अपन P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये इरेशनल नंबर होते हैं। चलिए इसके बारे में आपको एक लाइन और बता देते हैं कि आपने सुना होगा कि पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और एक बात ध्यान रखनी है, इसमें लिख देते इसी के साथ, तथा पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है, 22/7। पाई का मान जो 22/7 है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में व्यक्त है। ठीक है,
तो आप ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पाई है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान 22/7 है ये परिमेय संख्या है। ऐसी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा और मजबूत होगा। ठीक है, तो अपन ने आज संख्याओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। मुझे आशा है कि जो भी मैंने आपको संख्याओं के बारे में सिखाया है वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। यदि आपको पूर्ण रूप से समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में कमेंट भी करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दी गई लाल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो तब आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।